जिस चीज से साइंटिस्ट बहुत डरते हैं वो ये है कि कहीं ऐसा ना हो कि हमने एआई इतना स्मार्ट भी हो बट एट द सेम टाइम डम्ब भी हो कि आपने उसको कुछ इंस्ट्रक्शन दिया तो वो उसको फॉलो करने के लिए दुनिया बर्बाद कर दे। तो इसको एक पेपर क्लिप थ्योरी बोलते हैं कि जैसे आपने किसी एआई को बोला कि यार मेरे को पेपर क्लिप बनाने हैं, तो वो पहले तो दुनिया के मेटल्स यूज करना चालू करेगा पेपर क्लिप्स बनाने के लिए। जैसे जैसे उसका खत्म होता जाएगा वो इंसानों को शायद खींच के पेपर क्लिप्स बनाने लग जाएगा, क्योंकि उसको तो एक ही चीज बताई गई कि भाई तू पेपर क्लिप बना। इट इज वेरी स्मार्ट एट मेकिंग पेपर क्लिप बट इट डज नॉट नो ह्यूमन इमोशन, इट डज नॉट अंडरस्टैंड कि किसी को मारना गलत है क्या है। इट जस्ट हैज वन ऑब्जेक्टिव, वो पूरी यूनिवर्स का रिसोर्स यूज करके सिर्फ पेपर क्लिप्स बनाने लग जाएगा। हम बहुत ज़्यादा मज़ेदार, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव कॉन्वर्सेशन करने वाले हैं आज, क्योंकि दो इंजीनियर आमने सामने बैठे हैं सिड भाई। आई एम सुपर। आई थिंक ये जो थॉट है फर्स्ट प्रिंसिपल्स थिंकिंग, ये हर भारतीय को जानना चाहिए इसके बारे में। क्या होती है फर्स्ट प्रिंसिपल्स थिंकिंग अकॉर्डिंग टू यू? फर्स्ट प्रिंसिपल थिंकिंग अगर मैं बहुत सिंपल शब्दों में बोलूँ तो हर चीज़ का वाई पर जाते रहो तो अपने आप उसका जो बेसिक फंडामेंटल होता है उस पर पहुंच जाते हैं अपन, तो उसको फर्स्ट प्रिंसिपल थिंकिंग बोलते हैं। अबव ऑल मेरे ख्याल से सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो होती है पीयर ग्रुप। आपको ऐसे वहाँ पर सबसे ज़्यादा मोटिवेटेड बच्चे मिलते हैं, सबसे ज़्यादा एनर्जी वाले मिलते हैं जो लाइफ में कुछ करना चाहते हैं। तो इसलिए IITians का अगर आप देखोगे ज़्यादातर IIT स्टार्टअप फाउंडर्स का, तो उनको अपना को फाउंडर IIT में मिलता है। मेरा को फाउंडर निशांत भी IIT रुड़की में ही था। वो उसमें कॉलेज में रहते हुए बिना कोई एंटरप्रेन्योरशिप के बैकग्राउंड के, ही कम्स फ्रॉम अ स्मॉल एरिया इन बिहार, उसने 2 एजुकेशन में स्टार्टअप कर ली थी क्योंकि एजुकेशन को लेकर पैशनेट था, एंटरप्रेन्योरशिप का सेकी बन गया। और अब आप देखिए वो पिछले 5-6 साल से स्टार्टअप्स ही कर रहे हैं। ओके। हाँ, कॉलेजेस में लड़कियां नहीं होती तो गर्लफ्रेंड नहीं बनती, तो लोग बाग क्या करें दिन भर, तो कुछ ना कुछ इनोवेशन में ही लगे रहते हैं पूरे। आप एक पूरा एक ऐसे ड्रॉ आउट कर सकते हो कि पहले क्या हो रहा था, 10 साल पहले क्या हो रहा था, और आज क्या हो रहा है, और कल क्या होने वाला है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से जो टेक्नोलॉजी की खासियत क्या है ना कि जो 20 साल पहले चीज़ चलती थी वो तो चल ही रही है आज के डेट में, बट उसके ऊपर चीज़ें ऐड होते जा रही हैं। 20 साल पहले क्या हो रहा था? तो जैसे 20 साल पहले इन्फोसिस के एम्प्लॉयज़ जो थे वो छोटे छोटे कोड लिखते थे बड़े बड़े क्लाइंट्स के लिए, आउटसोर्सिंग चल रही थी, तो वो आज भी चल रही है इंडिया में। इसके अलावा इंडिया से बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स बनने लग गए हैं, ऐप्स बनने लगी हैं। 20 साल पहले वेबसाइट्स अकेले बहुत बनती थी, 10 साल पहले ऐप्स बनना चालू हुए, अब AI पे काम चल रहा है। तो तीनों चीज़ें पैरेलल में काम चल रहा है, तो टेक्नोलॉजी अपना स्कोप बढ़ाती जा रही है। ओके। तो पहले लेट्स से कि सिर्फ एक टाइप के इंजीनियर्स की जरूरत होती थी जो वेबसाइट बना सकते हैं, आज आपको वेबसाइट वाले भी चाहिए, कंपनी को ऐप वाले भी चाहिए, AI टीम भी चाहिए, आपको सब कुछ चाहिए। तो अच्छी चीज़ ये है कि बहुत सारी चीज़ें ऐड हो रही हैं। अब हमको ये समझना है कि अगला 10 साल कहाँ जाने वाला है। तो मेरे ख्याल से अगला 10 साल AI से डिफाइन होने वाला है। AI दुनिया बदलने वाला है, AI हर एक को सुपर पावर करने वाला है। हर इंसान आज के डेट में एक अच्छा कोडर बन सकता है, एक अच्छा डिज़ाइनर बन सकता है, एक अच्छा सिंगर तक बन सकता है। आजकल ऐसे टूल्स आ गए हैं जिसमें अभी एक मेटा ने, फेसबुक ने लॉन्च किया है, जिसमें आप गाना बता सकते हो कि मेरे को इस टाइप का गाना चाहिए और वो गाना बना देगा। ऐसे टूल्स के बीटा प्रोडक्ट्स हैं जिसमें आप सिर्फ अपनी थोड़ी सी बात कर लो और वो उससे सुन के आपकी पूरी आवाज़ को क्लोन कर सकते हैं, एक अच्छा गाना गा सकते हैं। तो मेरे जैसा बेसुरा आदमी भी एक अच्छा गायक बन सकता है आगे चल के। ओके। क्या AI बॉट्स अब कोड्स भी लिख सकते हैं? हाँ, मतलब वो GPT पे होता है बिल्कुल, पर आई बिलीव कि जो बेसिक लेवल के कोड्स है वो लिख पाते हैं AI बॉट्स। बिल्कुल। और हायर लेवल की कोडिंग के लिए आपको थोड़ी सी क्रिएटिविटी चाहिए, जुगाड़ चाहिए, एनालिटिकल थिंकिंग चाहिए, और AI अब तक वहां तक पहुंचा नहीं है। Am I right? बिल्कुल। पर क्या AI वहां तक पहुंचेगा और इन सारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के लाइफ ट्रैजेक्टरीज बदलेंगे? क्या होगा स्पेशली जो लोग 90s से काम कर रहे हैं? बिल्कुल। तो अगर मैं कोडिंग को देखूंगा ना, तो कोडिंग में एक टाइम का जब आप बहुत सारा काम कर लेते हैं तो आप देखते हैं बहुत सारा रिपीटिव कोड होता है ना। कोडिंग इज बेसिकली अ लैंग्वेज, मतलब आप अपने आप को एक्सप्रेस करने का कोई तरीका निकाल रहे हैं, आप एल्गोरिथम को कोई कंप्यूटर्स को बता रहे हैं कि कैसे क्या करना है ना। तो दैट इज वन पार्ट ऑफ थिंग, बट एसेंशियली आप कोडिंग करते हो कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, कुछ बिल्ड करने के लिए, और वो जो थॉट है वो इंसान देता है। AI आपको हेल्प करेगा कोड फास्ट लिखने में। हमने भी अपनी कंपनीज में सबको कोपायलट दे रखा है, गिटहब कोपायलट, और उससे सबकी एफिशिएंसी बढ़ गई है। क्या है कोपायलट? गिटहब कोपायलट एक ऐसा टूल है जो आपके कोड में साथ में चलता रहता है आपके साथ, और आपको कोडिंग में हेल्प करता है। कि अच्छा अगली लाइन ऑफ कोड ही होगी, तो ऑटो कंप्लीट जैसे समझ लीजिए उसको, मच बेटर वर्जन ऑफ ऑटो कंप्लीट। तो वो इंजीनियर्स को एफिशिएंसी बढ़ाता है उनकी। तो जो पहले 5-6 लाइंस एक्स्ट्रा लिखनी पड़ती वो अब AI खुद लिख देगा। बट अभी भी इंजीनियर्स को हमारे यहाँ प्रॉब्लम्स खुद सोचनी पड़ती हैं, सॉल्व करनी पड़ती हैं, और उसके बाद एल्गोरिथम वगैरह, लॉजिक्स वगैरह सोचना पड़ता है। AI बस उनको फास्ट बना रहा है आज के डेट में। ओके।
बताते रहिए। तो क्योंकि हाँ इनकी एफिशिएंसी और स्पीड इंक्रीज हुई है, क्या उनके एंड रिजल्ट्स जो प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, वो भी और ज्यादा तगड़े हो जाएंगे? एब्सोल्युटली। आई थिंक दो चीज़ें होंगी। एक, अगर आप देखोगे तो आप किसी भी कंपनी स्टार्टअप फाउंडर से पूछोगे यार तुम्हारे लिए सबसे हार्ड क्या है, तो बोलेगा यार इंजीनियर्स हायर करना। तो अब बहुत लोग इंजीनियर्स बढ़ सकते हैं कंपेयर टू पहले। दूसरी चीज़ क्या होगी, जो टेक्नोलॉजी है आज भी अगर आप देखोगे तो जो अच्छी इंजीनियरिंग कॉलेज से निकले हैं, IITs वगैरह, उन्हीं को आती है। तो अगर कोई ग्वालियर में बैठ के सोच रहा है कि यार मैं आज अपना एक स्टार्टअप डालूं, इट्स बिट हार्ड फॉर देम कंपेयर टू जो बैंगलोर में है। AI से क्या होगा, वो लोग भी कोड करना चालू कर देंगे ओके। और वो लोग भी प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। तो एंटरप्रेन्योरशिप फैलेगी। हर कोई अपने वेबसाइट बना पाएगा, अपने खुद के ऐप्स बना पाएगा, हर कोई अपनी ग्राफिक्स बना सकता है उन ऐप्स का। तो छोटी छोटी जगह से भी एंटरप्रेन्योर्स बन के निकलेंगे। बेसिकली पूरी दुनिया के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं इंडिया में आउटसोर्स हो सकते हैं पॉसिबली। Absolutely. बिल्कुल। और बहुत माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स बनेंगे। जैसे जब मैं छोटे में फ्रीलांसिंग कर रहा था, आज के डेट में हर बंदा फ्रीलांसर बन सकता है। और AI स्टार्टअप के लिए या किसी भी बिजनेस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है उसका यूज़र। वो उसका यूज़र क्या है, कौन है, और उसकी क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। तो आप चाहे AI से कोड करें, चाहे अपने हाथ से कोड करें, चाहे आप कुछ वेबसाइट बनाएं, यू शुड फर्स्ट थिंक ऑफ द प्रॉब्लम कि प्रॉब्लम क्या है जिसको मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ, और उस प्रॉब्लम को आप फिर आज के डेट में AI से कोडिंग करके आप अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। तो AI यूज़र को देखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि उनकी प्रॉब्लम क्या है। दूसरी चीज़, वो यूज़र बेस कितना बड़ा है। अगर आपको बड़ी कंपनी बनानी है तो आपका मार्केट बहुत बड़ा होना चाहिए। अगर आप ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं जो बहुत नीश के लिए है, जिसमें लोग पैसा भी देने के लिए तैयार नहीं है, देन इट वोंट बी अ बिग कंपनी। बट अगर आप ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं जिसके लिए बहुत सारे लोग बहुत सारा पैसा देने के लिए तैयार हैं, तो फिर आप बहुत बड़ी कंपनी बना सकते हैं। ओके, एक 13 साल का बच्चा, उसे अब क्या करना चाहिए जिसे कोडिंग आती है? मतलब यू फ्रॉम 2007, एब्सोल्युटली। बट द 2023 वर्जन, अब आप क्या करते हैं? तो मुझे एक चीज़ लगती है कि इंडियन एजुकेशन में सॉफ्ट स्किल साइड चीज़ें मिसिंग है। मतलब हम इंजीनियरिंग में अच्छा कोड कैसे करना है ये सब सीखते हैं, बहुत सारी तरह की चीज़ें सीखते हैं, बट हम कभी यूज़र साइड कैसे सोचना है, डिज़ाइन के बारे में कैसे सोचना है, प्रोडक्ट कैसे शेप होना चाहिए, ये सब नहीं सीखते। तो अगर मैं 13 साल पहले किसी 13 साल के बच्चे को आज एडवाइस दूंगा जो ऑलरेडी कोडिंग कर रहा है, तो मैं बोलूँगा एक AI के बारे में जानो, जितना सीख सकते हो, खुद के AI ऐप्स बनाने की कोशिश करो। दूसरी चीज़, आप जितना ज़्यादा स्टार्टअप रिलेटेड नॉलेज गैदर कर सकते हो, जैसे प्रोडक्ट मैनेजमेंट हो गया, यूज़र रिसर्च कैसे की जाती है, यूज़र इंटरव्यूज़ कैसे लिए जाते हैं, एनालिटिक्स कैसे की जाती है, ये सब सीखो। ये सब चीज़ें आपको अपने स्टार्टअप को अच्छा बनाने में बहुत हेल्प करती हैं। उस AI सब्जेक्ट को थोड़ा ब्रेक डाउन कीजिए, जो आपने कहा कि AI के बारे में सीखो, क्या सीखो? तो एक तो AI के टूल्स क्या क्या हो सकते हैं इस दुनिया में, वो सब सीख लेने चाहिए इंसान को। टूल्स क्या होता है? जैसे मिड जर्नी हो गया। क्या होता है वो? तो मिड जर्नी क्या करता है आपको, मिड जर्नी एक ऐसा टूल है जिसमें आप अपना बस डिस्क्रिप्शन डाल दीजिए कि मुझे ऐसी ऐसी एक इमेज बनानी है, और वो आपको इमेज बना के दे देगा। मतलब जिस चीज़ को एक 3D डिज़ाइनर को कम से कम 3-4 दिन लग जाएंगे, वो मिड जर्नी आपको आज सेकंड्स में बना के दे सकता है। सिमिलरली मैं जैसे गिटहब कोपायलट की बात कर रहा हूँ, अगर आप कोड कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर कोड करते वक्त अगर आपने कोई बग आया है आपके कोड में या कोई एरर आया है, तो वो आपको पॉइंट आउट कर देगा तुरंत, या आप कहीं अटक गए तो आपको हेल्प कर सकता है। ऐसे हमने न्यूटन स्कूल में भी ऐसे टूल्स डेवलप किए। अगर किसी को कोडिंग सीखनी है तो अगर वो टूल्स का यूज़ कर रहा है तो वहीं पर उसको हिंट मिल जाती है, और उस टाइम उसके कोड के हिसाब से पर्सनल हिंट मिलती है। वहीं पर एक चैट बॉट होता है जिससे आप बात कर सकते हो, जिससे पूछ सकते हैं यार कि मेरे कोड में क्या मैं बेटर करूँ यहाँ पर, या मैं एक डीबग करके बता दो मेरे को कि एरर क्या आ रहा है, या इसका अगला लाइन ऑफ कोड लिख दो मेरा यहाँ पर। तो ये सारी चीज़ें कर सकते हो। तो ये चीज़ें बहुत प्रोडक्टिव बनाती हैं आपको। सिमिलरली थोड़े टाइम में ऐसे भी टूल्स आने लग जाएंगे जो पूरी वेबसाइट बना देंगे आपके लिए। तो वैसे टूल्स का भी डेफिनेटली यूज़ करना चाहिए। तो फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स का होगा क्या? सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स तो अगर आप अभी AI देखेंगे तो अभी वो परफेक्ट नहीं है, उसमें अभी भी बग्स आते हैं, और वो एक लेवल का कोड लिख सकता है जो सबसे बॉटम कोड होता है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स का जॉब उससे बहुत बड़ा है। उनका जॉब एक प्रॉब्लम सॉल्वर का, उनका जॉब एक प्रॉब्लम का अच्छा सॉल्यूशन निकालने का। वो AI रिप्लेस नहीं कर पाएगा। वो प्रॉब्लम खुद सॉल्व करनी पड़ेगी, उसका हाई लेवल पे एल्गोरिथम सोचना पड़ेगा। प्रोजेक्ट में बहुत सारा कोड होता है, मतलब एक अच्छे प्रोजेक्ट में लाखों लाइन ऑफ कोड होता है। अभी AI क्या कर पा रहा है, 25, 50, 100 लाइन टाइप लिख पा रहा है, और वो सबसे जो बोरिंग काम होता है किसी सॉफ्टवेयर इंजीनियर की लाइफ में, वो रिप्लेस कर पा रहा है। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स रहेंगे, उनका काम रहेगा अभी भी प्रॉब्लम सॉल्व करना। AI जस्ट उनको बहुत एफिशिएंट बना देगा। पर क्या AI का लेवल भी वहां तक बढ़ेगा कि वो लाखों लाइन लिख सके कोड के? हो सकता है आगे चल के ये भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ये असलियत कितनी दूर है? तो
इसमें अभी थोड़ा टाइम लगेगा, कितना टाइम? कम से कम 10 साल मुझे लगता है। ओके। तो एआई के एक चीज़ समझनी पड़ेगी हमें कि जैसे जैसे उसका आउटपुट आप बड़ा करते हो, मतलब एआई क्या है, जो आज के डेट में लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स हमारे आ रहे हैं, जैसे जीपीटी हो गया, तो ये लोग नेक्स्ट वर्ड प्रिडिक्ट करते हैं। तो जितना आप बड़ा सेंटेंस इनसे बनाने बोलोगे या जितना ज़्यादा लाइन ऑफ आउटपुट देने की कोशिश करो बोलोगे इनसे, तो इनमें कोहेरेंस टूटती जाती है, यानी कि आगे जाके कहीं ना कहीं एरर का गलती स्कोप बढ़ ही जाता है। आप सोचिए, अगर आपसे कोई बोले कि यार 1 लाख लाइन ऑफ कोड लिखनी है, तो आप पुराना तो भूल ही जाओगे। तो सेम एआई के साथ भी हो रहा है कि जब नीचे वाली लाइंस तक आता है तो कहीं का कुछ और होना चालू हो जाता है। बस नेचर है उसका, बस उसका नेचर है एआई का। जिस तरह से वो वर्ड प्रिडिक्टर है, तो उसका नेचर ही वैसा है कि वो आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस देखूं तो इसका मतलब होता है कि एआई उस लेवल पे पहुंच गया है कि इंसान के बराबर सोच सकता है। एक कॉमन इंसान जैसे मैं और आप हो गए, उसके बराबर सोच सकता है। आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस का मतलब होता है कि जो स्मार्टेस्ट इंसान है दुनिया का, आइंस्टाइन, उस लेवल पे पहुंच गया है। यानी कि खुद की रिसर्च कर सकता है, खुद के नए इन्वेंशंस कर सकता है। तो खुद के नए इन्वेंशंस, एब्सोल्युटली नई साइंस बना सकता है, फिजिक्स के सोच सकता है, थ्योरम्स बना सकता है। बट अभी वो दूर है। कितना दूर? अभी तो हमने कोई भी ऐसी चीज़ नहीं की है जहाँ कुछ नया एल्गोरिथम लिखा जा सके, मतलब या एकदम कोई पाथ ब्रेकिंग चीज़ एआई नहीं कर पाया। एआई अभी उस लेवल पे पहुँचने लग गया है जहाँ मैं और आप जैसे इंसान, जैसे कार चलाने लग जाएगा या बेसिक लेवल कोड लिख लेगा या इमेज बना लेगा, वो काम करने लगा एजीआई जो अपना है। बट अभी एएसआई पहुँचने में काफ़ी टाइम लगेगा। ओके। और ये कोई प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहा है, ये सैम अल्टमैन भी नहीं बता पा रहा है कि हमको ये होगा भी कभी कि नहीं होगा, किसी को नहीं पता। तो एआई के बारे में एक चीज़ हमको समझने की है कि आज के डेट में जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बन रहा है वो बेसिकली एक साइंस की फील्ड है, कंप्यूटर साइंस की फील्ड है, डीप लर्निंग वहाँ से आता है। उसमें हमने क्या किया है, उसमें बेसिकली अगर आप देखेंगे तो पहले जो एल्गोरिथम्स थे वो मतलब एक लॉजिक से बनते थे। इंसान सोचता था कि मेरे को यार, जैसे मैंने आपको डिवाइड एंड रूल एल्गोरिथम बनाया कि मेरे को ऐसे डेटा डिवाइड करना है। यहाँ हमने ऐसा कुछ नहीं किया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बनाने के लिए हमने आज के जो चैट जीपीटी वगैरह है उसमें हमने बस इंसान का ब्रेन एनालाइज किया कि इंसान का ब्रेन का स्ट्रक्चर क्या होता है, तो न्यूरल नेटवर्क्स होते हैं, वो कैसे आपस में कनेक्टेड होते हैं, और हमने उसको एज इट इज कंप्यूटर पे रेप्लिकेट करने की कोशिश किया और उसको बहुत सारा डेटा फीड किया, बहुत सारा, मतलब पेटाबाइट्स ऑफ डेटा गया है इसके पास, और बस इंसान का ब्रेन को हमने स्ट्रक्चर फॉलो किया है। तो किसी को भी एक्चुअली नहीं पता कि अंदर क्या हो रहा है। कोई भी इस दुनिया में ये क्लेम नहीं कर सकता कि मुझे पता है अंदर क्या हो रहा है। वो बस ये बता सकते हैं कि हम जो इनपुट दे रहे हैं उस पर अच्छा आउटपुट दे रहा है कि नहीं दे रहा। बट ये पूरा एआई भी हमारे दिमाग से ही बन के आया है, हमारे दिमाग को कॉपी करके ही आया है। मेरी पर्सनल बिलीफ है कि टेक्नोलॉजी ने हमेशा इंसान को बेटर बनाया है और इंसानों को हमेशा टेक्नोलॉजी से डर लगा है। तो पापा बताते हैं कि 30 साल पहले, जब अपने से भी पहले कंप्यूटर इंडिया में आए, सरकारी ऑफिस में लगाने लग गए, यूपी में बाकायदा सड़कों पे प्रोटेस्ट हुए थे इनके अगेंस्ट। और आज हम अपनी लाइफ इमेजिन नहीं कर सकते कंप्यूटर्स के बिना, कितनी जॉब्स क्रिएट की हैं। तब लॉजिक क्या था, प्रोटेस्ट क्यों हुए थे? कि कंप्यूटर्स ऑटोमेट कर देंगे, जिसको फाइल लिखने का काम है, जिसकी एंट्री करने का काम है, उसकी जॉब चली जाएगी। वो क्या करेगा बैठ के, ये तो हमारी सारी जॉब्स ले जाएंगे। सेम लॉजिक आज से हमेशा हर चीज़ में, ऑटोमेशन के टाइम भी आया, कंप्यूटर्स जब आए तब भी आया, एआई आए तब भी आया, तो हमेशा आया। बट आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट द फ्यूचर। और अगर अभी तो हमको पता भी नहीं कि एएसआई जैसी कोई चीज़ आएगी भी कि नहीं आएगी, बट इवन अगर आती है तो मुझे लगता है कि अच्छा ही होगा हमारे लिए। पर ये थियोरेटिकली भी एक पॉसिबिलिटी क्यों है? कोई इंजीनियरिंग पर्सपेक्टिव है इसके पीछे? आई एम अज्यूमिंग, ठीक है, और ये मैंने शो से ही जाना है कि चैट जीपीटी की कंपनी का नाम क्या है? ओपन एआई। तो मैंने लोगों से पूछा कि ओपन एआई की खासियत क्या है। उन्होंने कहा कि उनके पास बहुत सारी इन्वेस्टमेंट थी, बहुत सारे एआई इंजीनियर्स थे और उन्हें बहुत सारा टाइम मिला। ओपन एआई की शुरुआत काफी पहले हुई थी। बिल्कुल। आज हम उसके रिजल्ट देख रहे हैं चैट जीपीटी के थ्रू। बिल्कुल। और एक्चुअली अगर आप फर्स्ट प्रिंसिपल्स थिंकिंग फॉलो करें तो उनके पास बहुत सारी इन्वेस्टमेंट थी इलॉन मस्क के थ्रू। उस इन्वेस्टमेंट के साथ उन्होंने मशीन्स खरीदे, उनके पास बहुत सारा डेटा था, अच्छी क्वालिटी के एआई इंजीनियर्स थे, और ये उनका मोड था, उनका एज था, उनका एडवांटेज था। बिल्कुल। और इस वजह से चैट जीपीटी बना है। बिल्कुल। और इसलिए शायद दूसरा चैट जीपीटी दुनिया में नहीं बन सकता है, क्योंकि काफी सारे फैक्टर्स साथ में आ गए वहाँ। एंड ऑफ कोर्स जो बड़े टेक कंपनीज है, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, इन्होंने भी अपने एआई बॉट्स बनाए हैं। पर जो आप एएसआई की बात कर रहे हो, probably OpenAI यानी कि सैम ऑल्टमैन, चैट जीपीटी, they are in pole position to create that। यही चैट जीपीटी वाला AI टाइम के साथ ज्यादा तगड़ा बनते जाएगा। बिल्कुल। जब दुनिया भर के यूजर्स उसके साथ काम कर रहे हैं, बिल्कुल, उसे इम्प्रूव करते रहेंगे। तो क्या हम यहाँ एक सुपर विलन बना रहे हैं? ये बताओ सिड भाई। बिल्कुल। तो आई थिंक मैं पहले तो इससे शुरू करता हूँ कि
ASI लोगों को लगता कैसे है कि कैसे आएगा, बनेगा भी कैसे। तो हम अभी देखें तो टेक्नोलॉजी में ऐसा लगता है कि यार दुनिया की सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो चुके हैं, या दुनिया की हमको सारी साइंस की समझ है। अगर हम कभी क्वांटम फिजिक्स के बारे में बात करें, कॉन्शियसनेस के बारे में बात करें, मतलब वर्ल्ड इज़ वेरी डीप। अभी हमने मतलब साइंस में 1% डिस्कवरी भी नहीं की होगी यूनिवर्स की, हम बहुत ही छोटे हैं अभी मतलब। तो हमको बहुत सारी चीज़ें पता भी नहीं कि कैसे होती हैं। इंटेलिजेंस को लेकर भी ऐसे ही, एक कॉन्शियसनेस को लेकर भी अभी फिलॉसफी ही है, कोई प्रूवन साइंटिफिक वो नहीं है। तो एक थ्योरी ये कहती है कि अगर हमने, जैसे ब्रेन में हमारे कनेक्टेड न्यूरॉन्स होते हैं, वैसे ही हमने बढ़ाते गए तो हम सुपर इंटेलिजेंस पा ही लेंगे। क्या बढ़ाते गए? हम ब्रेन में अगर न्यूरॉन्स, यानी कि अगर मैं AI को वापस तोड़ूं इसमें, तो बेसिकली AI कुछ नहीं है, यहाँ पर एक बहुत सारे डेटा के पॉइंट्स हैं जो आपस में कनेक्टेड हैं, और ऐसे मतलब ट्रिलियंस कनेक्शन है उनके बीच में। मुझे थोड़ा ब्रेक डाउन करना पड़ेगा, प्लीज टेल मी इफ आई एम टॉकिंग करेक्ट। ठीक है, किसी का ब्रेन, किसी का दिमाग बेसिकली एक कलेक्शन ऑफ न्यूरॉन्स होता है। हाँ, मतलब मान लो छोटे छोटे पीसेस है लेगो ब्लॉक्स की तरह। बिल्कुल। अगर आपने एक कॉम्बिनेशन में डाल दिया ट्रिलियन लेगो ब्लॉक्स, तो किसी का दिमाग बन जाएगा। बिल्कुल। अभी आपका कॉम्बिनेशन, मेरा कॉम्बिनेशन, हर इंसान का कॉम्बिनेशन अलग होगा बेस्ड ऑन आवर मेमोरीज, आवर जेनेटिक्स एटसेट्रा। हाँ, स्ट्रक्चर सेम ही है, नंबर ऑफ न्यूरॉन्स थोड़े बहुत ऊपर नीचे हो सकते हैं, बेस्ड ऑन हम क्या कर रहे हैं उस हिसाब से न्यूरॉन्स ट्रेन होते रहते हैं। ओके, मतलब अगर आप किताबें पढ़ रहे हो, अगर आप क्रिकेट खेल रहे हो, बिल्कुल, तो वो न्यूरॉन में जाके फीड होने लग जाते हैं, जो आप देखोगे वही होते जाता है यहाँ पर। ओके, मतलब बेसिकली आप उन्हें जिमिंग करवा रहे हो। एग्जैक्टली। अभी चैट GPT को टाइम लगा वो ब्रेन बनाने में, एग्जैक्टली, बट इट्स द इक्विवेलेंट ऑफ अ चाइल्ड्स ब्रेन। अभी चाइल्ड नहीं, अब तो मैं शायद एक अडल्ट का ब्रेन भी बोलूंगा। जितनी अच्छी पोएम्स लिखता है वो तो दुनिया में शायद 1% लोग भी नहीं लिख पाते होंगे। मान लो इट्स अ 22-year-old अडल्ट, बहुत स्मार्ट 22-year-old अडल्ट, पर टाइम के साथ फीडबैक के थ्रू, यूजर्स के इनपुट के साथ वो 22-year-old अडल्ट अभी 25 साल का होने वाला है, और शायद 10 सालों में वो बहुत ज्यादा स्मार्ट हो जाएगा चैट GPT। तो मुझे लगता है शायद इसको हमें ऐसे देखना चाहिए कि एक इंटेलिजेंस ऑफ लेट्स से एक स्कूल गोअर, एक इन्फेंट, एक स्कूल गोअर, देन एक बेसिकली कॉलेज ग्रेजुएट, टिपिकल ग्रेजुएट, कॉलेज ग्रेजुएट, देन लेट्स से अ PhD, एंड देन आइंस्टाइन, और फिर आइंस्टाइन के बियॉन्ड। हमको शायद इसकी इंटेलिजेंस इस तरह से ब्रेक डाउन करनी चाहिए। Okay. और अभी जो हम खड़े होंगे दैट वुड बी बेसिकली कॉलेज का ग्रेजुएट। अभी वो कुछ नई रिसर्च नहीं कर पा रहा है, मतलब बेसिक भी ऐसा कोई नया बेसिक फिलॉसफी भी या थ्योरम भी नहीं निकाल पा रहा है जो एक PhD रिसर्चर कर लेगा। आइंस्टाइन भी अभी दूर है, लेकिन वो एक कॉलेज ग्रेजुएट जैसे कोड लिखना लेता है, इमेजेस बना लेता है, वो काम करने लगा आज के डेट में AI। बट अभी आइंस्टाइन और PhD दोनों दूर हैं। लोगों की थ्योरी है कि हम इसको और ट्रेन करते गए तो शायद हम वहाँ पहुँच जाएंगे। ये इंजीनियरिंग बेस्ड थियरी है, मतलब इंजीनियर्स ये मानते हैं, ये इंजीनियर्स मानते हैं कि हम इसको और ट्रेन करते गए, और बड़ा ब्रेन बनाया, और डेटा दिया इसमें, और कंप्यूटेशन डाला, तो हम वहाँ पहुँच जाएंगे जहाँ आइंस्टाइन होगा। ओके, बट अभी ये प्रूवन नहीं है। ये एक साइंटिफिक पॉसिबिलिटी है, ये एक साइंटिफिक पॉसिबिलिटी है, क्योंकि ब्रेन हमारा ऐसे ही काम करता है। आइंस्टाइन का ब्रेन भी अल्टीमेटली है तो एक न्यूरॉन्स का कनेक्शन ही। तो क्या कभी किसी GPT जाके बन सकता है? तो आइंस्टाइन तो बिल्कुल बन सकता है। आइंस्टाइन, इनफैक्ट टेक्नोलॉजी ने इतनी तेजी से प्रोग्रेस की है कि जैसे आइंस्टाइन ने उस टाइम पे लेजर का प्रेडिक्शन दिया था, हार्डली 70-80 साल पहले की बात थी, बट तब लोगों को लगता था कि थ्योरेटिकली ठीक है बट प्रैक्टिकली कभी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। और वो उसके 10-20 साल बाद ही बन गया थ्योरी आने का। ब्लैक होल्स हमने कभी अभी जाके एडवांस टेक्नोलॉजीज बनी है हमारी, टेलीस्कोप बने जिसके थ्रू प्रेडिक्ट कर पाते हैं। स्टीफन हॉकिंग ने तब ब्लैक होल का प्रेडिक्शन दे दिया था कि ब्लैक होल्स होते हैं दुनिया में। ओके, और उसी तरह से AI में भी थ्योरेटिकल प्रेडिक्शन यही है कि हम इसके थ्रू एडवांस इंटेलिजेंस बना सकते हैं, कि ASI आने वाला है, ASI आ सकता है। आई फील कि ASI आएगा, बिल्कुल। और अगर ASI आएगा तो साइंस को वो आगे लेके जाएगा। बिल्कुल। कहते हैं कि जो चीज़ें साइंस में डिस्कवर होती है 50 साल बाद इंजीनियर्स उसे अप्लाई करते हैं और ह्यूमन लाइफ के लिए मशीन्स बना देते हैं। बिल्कुल। तो आई थिंक एक AI ने जो चीज़ की है ना, वो साइंस और इंजीनियरिंग का गैप बंद कर दिया है। AI में जितना रिसर्च और जितना एडवांसमेंट इंडस्ट्री में हुआ है, ओपन AI जैसी कंपनीज में हुआ है, गूगल में हुआ है, पहली बार ऐसा हुआ है कि इंडस्ट्री रिसर्च में आ गया। मैं बिल्कुल नहीं समझा, ये समझाना पड़ेगा। अच्छा, ठीक है। तो आपने बोला कि साइंस और रिसर्च 50 साल के गैप में चलते हैं। सॉरी, साइंस और मतलब साइंस एंड इंडस्ट्री 50 साल के गैप पे। अगर मैं एक साइंटिस्ट हूँ, मैंने एक चीज को डिस्कवर करी, आप एक इंजीनियर हो, आप सिर्फ एटलीस्ट 30 या 50 साल बाद मेरे साइंटिफिक डिस्कवरी को लेकर कुछ चीज बनाओगे, कुछ प्रोडक्ट बनाओगे। बिल्कुल। AI में ये रूल ब्रेक हो गया है। ओके। AI में साइंस और इंजीनियरिंग साथ में चल रही है,
इनफैक्ट इंजीनियरिंग पहले हो जा रही है और साइंस लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या चल रहा है। तो ओपन एआई ने बना दिया और साइंस अभी तक कोई समझ नहीं पाया कि कैसे चल रहा है। जो आप कह रहे थे कि किसी को नहीं पता कि सॉफ्टवेयर के अंदर एग्जैक्टली क्या हो रहा है, ब्लैक बॉक्स है, क्योंकि कंप्यूटर ने ही खुद वो सॉफ्टवेयर, हमने तो दिमाग को कॉपी किया है ना। एक बहुत ही फेमस ब्रेन साइंटिस्ट हैं, उनसे पूछा गया था कि हमने ब्रेन को कितना समझा है, तो उन्होंने बोला कि लेट्स से अगर एक 300 किलोमीटर की रोड है तो उस पर आप अभी सिर्फ 3 किलोमीटर चले हो, उतना आपने ब्रेन को समझा है। 1% भी हमको हमारे ब्रेन, जो हमारे इतना इनहेरेंट चीज है, उसके बारे में समझ नहीं है कि कैसे ऑपरेट करता है, क्या चलता है। हम न्यूरोसाइंस के बारे में थोड़ा बात कर रहा हूँ, मतलब एक्चुअल बायोलॉजी के बारे में बात कर रहा हूँ। हाँ, कि हम किसी भी बड़े साइंटिस्ट का नाम लें, ओपेनहाइमर को देखें, ये सब लोग जैसे ही साइंस में एडवांस किए, ये लोग स्पिरिचुअल होते गए और ये लोग भगवान में भी मानते थे, ये लोग हमारी दुनिया को बेटर ही बनाए। तो मुझे लगता है अगर कोई सुपर इंटेलिजेंट बीइंग आएगा तो वो ज़्यादा कंपैशनेट होगा, वो ज़्यादा स्पिरिचुअल होगा, वो हमारी लाइफ में हेल्प ही करेगा। जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ट्रेन किया गया तो उसको सैकड़ों करोड़ों इमेजेस पे ट्रेन किया गया और उसके बाद बताया गया कि ये सही है गलत है। तो वैसा करके इतना सारा डेटा दिया जाता है, इतनी प्रैक्टिस कराई जाती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बेसिकली कंप्यूटेशन में, कि वो सही गलत बताने लग जाता है, वो पैटर्न्स ढूंढता है। ओके, रहता है कि एआई की वजह से जॉब्स चल जाएंगे, पर बहुत जॉब्स क्रिएट भी होंगे। बिल्कुल, जैसे कि आपने अलाइनमेंट के बारे में बताया कि ह्यूमन वैल्यू सिखाने हैं। बिल्कुल, अभी आगे जाकर 10-20 बड़े रोबोटिक्स की कंपनीज बनेंगे, जहां आपके घर पे जो लोग काम करते हैं, जो लोग सफाई करते हैं, जो लोग जो भी करते हैं, सिक्योरिटी का काम करते हैं, वो सारे जॉब शायद रोबोट्स अब रिप्लेस करेंगे आने वाले 20 सालों में, 30 सालों में। तो काफी सारे जॉब्स चले जाएंगे, पर अलाइनमेंट जैसी चीजों की वजह से काफी सारे नए जॉब्स बनेंगे भी। तो जनरल पब्लिक को क्या जानना चाहिए? आई थिंक यार एआई कई फील्ड्स बदलने वाला है। एजुकेशन में ऑलरेडी बहुत तगड़ा यूज़ आ रहा है। मतलब आप ये सोचिए 6 महीने पहले जैसे हमारा एक लर्निंग पोर्टल है न्यूटन स्कूल में, उसमें अब हर जगह आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड प्रोडक्ट्स डाल दिए हमने। बच्चों को पर्सनलाइज हिंट मिल जाती है हर चीज़ की। बच्चे के पास एक बॉट है, जो बात करनी है कर लो। अब हम एक मेंटोर बना रहे हैं, वर्चुअल मेंटर बना रहे हैं, जिसमें बेसिकली बच्चा जाके अपनी मोटिवेशनल रिलेटेड चीज़ें भी बात कर सकता है। मेडिकल साइंसेज में मुझे लगता है बहुत चेंज आने वाला है। मैं तो यूज़ करने लग गया हूँ, मैं तो अपनी ब्लड रिपोर्ट भी इसमें डाल देता हूँ। नया स्किल सेट आ चुका है, विच इज चैट जीपीटी स्किल सेट। बिल्कुल, मतलब चैट जीपीटी को क्या एग्जैक्टली क्या पूछना है, किस तरह से बात करना है चैट जीपीटी के साथ, ताकि आपको अच्छा आउटपुट मिले और ताकि आपको रियल वर्ल्ड में हेल्प मिले। बिल्कुल, प्रॉम्प्ट कैसे करना है, उससे कैसे क्वेश्चन पूछना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग बोलते हैं। कई लोग तो कह रहे हैं इसी में लाखों जॉब्स बनेंगी, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग मतलब आपको क्या है ना कि एआई अभी बहुत एडवांस अभी भी नहीं है, तो आपको कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, कैसे फ्रेज किया जाता है, उसके बेसिस पे डिफरेंट आंसर मिलते हैं, या सही गलत आंसर आपको मिल सकता है। तो आपको अपने आंसर को, क्वेश्चन को बहुत अच्छे से प्रॉम्प्ट करना पड़ता है उसको। तो एक वो कहावत भी है ना कि अगर इफ यू आस्क द राइट क्वेश्चंस यू विल गेट द राइट आंसर्स। तो एआई के साथ ये बिल्कुल लागू होती है। तो यू नीड टू फ्रेज इट वेरी वेल। आप सिंपली जैसे मान लीजिए आप रणवीर, आप एक डेट पे जा रहे हैं और आप उससे पूछें कि यार मैं डेट के लिए क्या तैयार हूँ, तो वो एक आंसर देगा। बजाय उसके आपने उससे पूछा मैं शाम को डेट पे जा रहा हूँ, मेरे यहाँ पर ऐसे कैंडल लाइट है, सी व्यू है, अब आप बताओ मुझे क्या ड्रेस पहननी चाहिए, वो आपको बिल्कुल डिफरेंट जवाब देगा और बिल्कुल कॉन्टेक्चुअल देगा। तो आपको सही से पूछना भी आना चाहिए। मतलब सही सवाल पूछना एक स्किल बन चुका है आज के बहुत ज़माने बड़ी में। स्किल बन चुका है, बहुत बड़ी स्किल। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग बहुत बड़ी स्किल है। ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं इसके थ्रू। यूएस में तो प्रॉम्प्ट इंजीनियर्स की 3-3 करोड़ का पैकेज भी मिल रहा है लोगों को, सिर्फ बेस्ड ऑन क्वेश्चन आस्किंग एबिलिटी। एब्सोल्युटली, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। जैसे मतलब कहाँ होती है 3 करोड़ की? ये गूगल में भी दे रहे हैं, ये बहुत सारी कंपनीज दे रही हैं। क्योंकि अगर आप देखें जो एआई के टूल्स बन रहे हैं उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग से ही बन रहा है। तो अगर यूज़र का कुछ भी डेटा है, मान लीजिए अब मैं एक प्रोडक्ट ऐप बनाया हूँ, ऊबर है। अब ऊबर को कुछ रिकमेंडेशन देने हैं किसी को कि तू लेट्स से एक फीचर ऐड करना है कि तू यहाँ भी जा सकता है, वहाँ भी जा सकता है, तो उसको यूज़र का डेटा फीड करना पड़ेगा। अभी एआई को जो आप डेटा फीड करते हो दैट इज़ प्योरली इंग्लिश। तो आप कैसे उस डेटा को लिखोगे कि वो सही प्रॉम्प्ट दे पाए, क्या सही कॉन्टेक्स्ट देना चाहिए। तो वो कोई आदमी होना चाहिए, जैसे आप ऐसे समझ लीजिए, इसको बेबी सिटर की तरह समझ लीजिए कि बेबी की एक अंडरस्टैंडिंग एक बेबी सिटर को ज़्यादा अच्छे से होती है। क्या खाएगा, कब खाएगा, कैसे बोल रहे हैं, क्या इसको कैसे कमांड देना है, मुझे कैसे गाइड करना है। तो सिमिलर वे में एआई को गाइड करने के लिए हमको ऐसे प्रॉम्प्ट इंजीनियर्स या बेबी सिटर्स चाहिए। ओके, बेसिकली एआई इतना स्मार्ट है कि एआई को खुद नहीं पता कि वो कितना स्मार्ट है। और खुद की स्मार्टनेस जानने के लिए किसी को उसे सवाल पूछने पड़ेंगे, राइट सवाल पूछने पड़ेंगे। ओके, पर ये जो 3 करोड़ की जॉब है, एग्जैक्टली मॉर्निंग टू नाइट उस जॉब में होता क्या है? उस जॉब में जो प्रोडक्ट्स
बनाने, कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, लेट्स से एआई से हमें प्रॉब्लम सॉल्व करवानी है, जैसे मैंने डेटिंग वाला एग्जांपल दिया आपको, है ना, तो वैसे ही मान लीजिए कोई डेटिंग वेबसाइट है, अगर बम्बल को अपने में एक फीचर डालना है, पेड फीचर, कि यार तुमको मैं ड्रेस भी सजेस्ट करता हूँ बेस्ड ऑन सामने वाला पर्सन, तो वो सामने वाले पर्सन का डिस्क्रिप्शन क्या जाना चाहिए, उसका लड़की का सामने लेट से 5 डेटा पॉइंट है कि उसने 5 तरह की फोटोज डाल रखी हैं, उसको ये क्यूजीन पसंद है, तो एआई को उसको किसी को फ्रेज करके लिखना पड़ेगा कि दिस पर्सन लाइक्स एशियन फूड, सीम्स लाइक शी इज़ फॉन्ड ऑफ बीचेस, ये सारी चीज़ें। तो वो प्रॉम्प्ट्स कैसे डिज़ाइन किए जाएँ, कैसे उसमें इंस्ट्रक्शन दिए जाएँ कि एक राइट आंसर आए, और दूसरा अभी भी एआई गलत आंसर देने में थोड़ा कभी कभार इनफैक्ट नेगेटिव साइड भी चले जाता है। तो आईटीज़ के टीचर्स फिर भी बेटर हैं, आईआईटीज़ में पीयर ग्रुप आपको बहुत अच्छा मिलता है, फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी मिलती है, इसलिए आईआईटी से अच्छे इंजीनियर्स मिलते हैं। बट लेस देन 1% ऑफ ऑल इंडियन इंजीनियर्स पास आउट ऑफ आईआईटी शायद। एब्सोल्युटली, मतलब इतने सारे बाकी इंजीनियरिंग कॉलेजेस। बिल्कुल 90%, मतलब ज़्यादातर जो अगर आप गूगल करेंगे तो इंडस्ट्री के जो बड़े बड़े वेटरन्स हैं ये बोलते हैं 90% इंजीनियर्स सिंपली अनएम्प्लॉयबल हैं, और सिर्फ 1% रेडी हैं एडवांस टेक्नोलॉजीज के आज के लिए। आई थिंक लोग सिर्फ इंजीनियरिंग इसलिए करते हैं ताकि उनके पेरेंट्स और रिश्तेदार ये बोल सके कि हाँ हमारा बेटा इंजीनियर। बिल्कुल, शादी नहीं होगी बच्चे की अगर डिग्री नहीं है इंडिया, सिर्फ उस वजह से इंजीनियर। बिल्कुल, मैंने भी उसी वजह से करी। और जॉब्स भी हैं। सच बात यह है कि जितनी अच्छी क्वालिटी की जॉब्स इंजीनियरिंग में है, टेक्नोलॉजी में है, वो शायद कभी भी कहीं और नहीं खड़ी हुई हैं। बहुत कंफर्टेबल लाइफ है, बहुत वर्क लाइफ बैलेंस है, बहुत क्रिएटिव काम होता है अगर आप करना चाहो तो। अगर आप में एआई इंजीनियरिंग में हम फाउंडेशन से स्टार्ट करते हैं, हम बच्चों को कंप्यूटर साइंस भी सिखाते हैं कि प्रोडक्ट डेवलप करना तो आना ही चाहिए, वेबसाइट, हाँ पहले कोडिंग सिखाते हैं हम, फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हम डेटा साइंस के जो फंडामेंटल्स होते हैं वो सब्जेक्ट सिखाते हैं, स्टैटिस्टिक्स, एनालिटिक्स, ये सब चीज़ें सिखाते हैं वहाँ पर। मैथ्स का एक हायर लेवल होता है, मैथ्स की डीप में जाते हैं। एट द सेम टाइम हम हायर लेवल पर डेटा कैसे ट्रेन किया जा सकता है, खुद के न्यूरल नेटवर्क कैसे बनाए जा सकते हैं, ये सब भी सिखाते हैं। तो न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी में हमने एक सेमेस्टर पूरा सिर्फ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे रखा है। ओके। उसमें हम अलग अलग तरह के सब्जेक्ट्स लेते हैं, जैसे कि आपका मशीन लर्निंग हो गया, मशीन्स को कैसे ट्रेन किया जाए। एक सब्जेक्ट सिर्फ डीप लर्निंग, यानी आप अपना चैट जीपीटी जैसा बॉट कैसे बना सकते हैं, उस पर होता है। एक सब्जेक्ट डेटा स्टैटिस्टिक्स पे होता है। एक पूरा सब्जेक्ट मैथमेटिक्स फॉर एआई पे होता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में पीछे बहुत मैथ्स जाती है। तो एएसआई बन गया, आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस, उसने खुद के एआई बॉट्स बना लिए। बिल्कुल। शायद मूवी बिजनेस, कंटेंट क्रिएशन, राइटिंग, कोडिंग, ऑल फॉर्म्स ऑफ इंजीनियरिंग, ऑल फॉर्म्स ऑफ मेडिकल साइंस, सब कुछ रिप्लेस हो सकता है। सब कुछ आइल से ट्रांसफॉर्म हो सकता है, तेजी से बढ़ सकता है, बहुत तेजी से बढ़ सकता है। अभी सोचिए आप किसी को एक्टर बनना हो, आज से 30 साल पहले सिर्फ मुंबई जाके मतलब बहुत स्ट्रगल करके बनना पड़ता। अभी 10 साल में क्या हो गया, यूट्यूब पे हर कोई एक्टर बन सकता है। अब क्या होगा, हर कोई अपनी मूवी भी डायरेक्ट कर सकता है 3-3 घंटे की। बस दिमाग में आइडिया आना चाहिए, लिखना चाहिए मुझे और बोलना चाहिए हाँ यार। ये असलियत कितनी दूर है? ये असलियत अगर सब इसी तरह से चलता रहा तो हो सकता है अगले 10 साल में ही हमारी असलियत हो। वाह। हर इंसान एक मूवी मेकर बन सकता है, हर इंसान एक गायक बन सकता है, हर इंसान कोडर बन सकता है, एंड दैट वर्ल्ड इज गोइंग टू बी अमेजिंग। क्योंकि अब तो हम कैंसर सॉल्व कर देंगे, हम वर्ल्ड पीस ले आएंगे, हमारी पुलिसिंग सॉल्व हो जाएगी। इमेजिन कीजिए, अभी तो हर जगह पुलिस को जाना पड़ता है, बट इफ़ देयर आर रोबोट्स जो कि पहले ही प्रोएक्टिवली नज़र रखते हैं कि भाई कुछ गड़बड़। डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ वॉइस, पर अब होगा डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ स्किल सेट्स। बिल्कुल, डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ लर्निंग, डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ बिल्डिंग, डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ मेडिकल प्रोफेशन। अभी फ्यूचर से निकलकर प्रेजेंट में फिर से घुस जाते हैं। आई थिंक जब ये एप्पल विजन प्रो रिलीज हुआ था, मेरे ख्याल से एप्पल ने एक अनाउंसमेंट भी करी कि दे आर लुकिंग फॉर ऐप डेवलपर्स फॉर विजन प्रो। जिस तरह से जब आईफोन रिलीज हुआ था, बिल्कुल, तब एप्स का एक नया कॉन्सेप्ट निकल के आया था। बिल्कुल। और ऑनेस्टली अगर आपको कभी लाइफ में अगर मल्टी मिलियनर बनना है या बिलियनर बनना है, अगर कोई टेक्नोलॉजिकल बड़ा रेवोल्यूशन आ रहा है ना, उस रेवोल्यूशन के अराउंड चीजें बनाओ, उससे आप पैसे कमा सकते हो। ये एंटरप्रेन्योरशिप का एक बहुत बेसिक लॉजिक होता है। बिल्कुल। तो हमेशा रेवोल्यूशंस को खोजो कि बिल्कुल अब अगला रेवोल्यूशन क्या होने वाला है। एआर के बारे में थोड़ा सा समझा दो कि क्या हो रहा है, और ये भी समझाओ कि अगर इंडियंस को पैसे कमाने हैं एआर के थ्रू, आज 2023 में आप क्या कर सकते हो। बिल्कुल। तो एआर बेसिकली आप ऐसा इमेजिन कीजिए, और मैं आपको एक और लेवल आगे ले जाता हूँ। एआर और एआई का कॉम्बिनेशन सोचिए। आप चल रहे हैं, आपके यहाँ पर गॉगल्स लगे हुए हैं, आपको ये भी समझाना होगा कि एआर है क्या। ठीक है। तो ऑगमेंटेड रियलिटी आर्ट, इसका मतलब बेसिकली ये होता है कि आपको जो आप चलते हैं, आपके आंखों के सामने ही कुछ कुछ इंफॉर्मेशन, फोटोज दिख सकती हैं।
जैसे बहुत सारी आपने सुपर मूवीज, हीरो मूवीज में देखा होगा, अगर आयरन मैन की बात करूँ तो उसके सूट के अंदर ही उसको वो जूम करता था किसी चीज़ में, किसी चीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन निकाल सकता था तुरंत, और सिर्फ मन को कंट्रोल करते हुए। तो वैसे ही ऑगमेंटेड रियलिटी आप चलते जाएंगे, आपके आसपास की दुनिया को आपको देख के इंटरप्रेट करके आपको इन्फॉर्मेशन देती जाएगी। इमेजिन कीजिए आप किसी मॉल में गए, आपने ऐसे देखा, आपने ऐसे देखा, इधर एक रेस्टोरेंट है, उसमें रेटिंग जो है आपकी, उसके रेटिंग के बारे में बता दिया, उसके रिव्यूज़ के बारे में बता दिया। आपने उससे बस आवाज़ में ही पूछा, अरे ये रेस्टोरेंट की इसमें इटालियन फूड कैसा है, तो उसने वो रेटिंग्स जाके उसके एआई ने वहाँ जाके सेलेक्ट की रिव्यूज़, जिन रिव्यूज़ में थाई फूड के बारे में मेंशन या एशियन फूड के बारे में मेंशन, और सिर्फ वो उसी का रिव्यूज़ दे दिया आपको। तो चलते चलते आपके साथ हमेशा एक असिस्टेंट है जो जिस चीज़ को आप देख रहे हो वही देख रहा है, जिस चीज़ को आप सुन रहे हो वो सुन रहा है, और पीछे अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लगा दिया इसके, तो एक बहुत बड़ी पावर बन रही है जो आपको आसपास की दुनिया को इंटरप्रेट करके बना रही है और उसमें चीज़ें प्रोजेक्ट करने दे रही है। आप बहुत क्रिएटिव भी हो सकते हो। अगर आप स्टूडेंट हो तो आपके सामने पूरी पीरियडिक टेबल ऐसे विजुअली आ जाएगी, एटम का स्ट्रक्चर आ जाएगा सामने, आप आंखें खोल के पढ़ रहे हो, अपनी नीचे देखी तो आपने आपको बुक दिख रही है, ऊपर देखी तो आप अपने एटम के उसमें हो गए। अब आपने बोला जूम इन करो, अच्छा तो वो जूम इन कर देगा आपके लिए। आप बोलोगे इसको घुमा के दिखाओ मुझे, तो वो पूरा घुमा के दिखाएगा आपको। तो एआर आपकी दुनिया को, मतलब आप सोचिए कंप्यूटर की जो दुनिया है, जो आपको इतनी मस्त दुनिया मिलती है, कितने भी ग्राफिक्स, कितनी 3D चीज़ें, और आपकी रियलिटी है, उन दोनों को मर्ज कर देता है ऑलवेज ऑन, या आप मतलब जितने टाइम आप जगे हो पूरे टाइम आपके साथ हो सकता है। तो ये इसमें भी दुनिया को बदलने की बहुत बड़ी पोटेंशियल है। एंड जो आपने बात की दैट्स वेरी रेलिवेंट कि एआर में बहुत तरह की जॉब्स क्रिएट होने वाली हैं, बहुत अपॉर्चुनिटी है। आप ऐसा सोचिए कि लोगों को आईफोन की सक्सेस के पीछे लगता है कि बहुत अच्छा प्रोडक्ट बनाया। आई वुड से आईफोन की सक्सेस थी उसके ऐप स्टोर के कारण। वो एक कंपनी है जिसने एक प्रोडक्ट बना दिया, अब उसके ऊपर हज़ारों कंपनीज ने अपने अपने प्रोडक्ट्स बनाए हैं। ऊबर उसके ऊपर बनी, इंस्टाग्राम उसके ऊपर बना, दुनिया जहाँ के ऐसी यूजफुल चीज़ें बनी जिसके कारण लोगों ने आईफोन खरीदा। मुझे याद है मैंने एंड्रॉयड खरीदा था क्योंकि एक एंग्री बर्ड्स करके हमारे टाइम पे गेम होता था, मेरे को वो खेलने में बड़ा मज़ा आ रहा था, तो लेकिन वो कहीं और अवेलेबल नहीं था। लेकिन वो एंड्रॉयड कभी खुद नहीं बना सकता था, उसने एक ऐप स्टोर बनाया जहाँ पर कंपटीशन हुआ, हज़ारों लाखों कंपनीज हैं वहाँ कंपटीशन के, जिनके बेस्ट गेम्स थे वो आए, जिनके बेस्ट टूल से वो आ गए। सेम वे एआर में एक बहुत बड़ी वेव आने वाली है, वीआर में बहुत बड़ी वेव आने वाली है। जो लोग यहाँ पर ऐप्स बनाएंगे और बहुत ही क्रिएटिव नई ऐप्स बनेंगी यहाँ पर। अगर हमको लगता है कि जो अभी हम लैपटॉप पे या मोबाइल पे देखते रहे, नहीं, यहाँ के सॉल्यूशंस बिल्कुल डिफरेंट बनने वाले हैं, यहाँ की ऐप्स बिल्कुल डिफरेंट बनने वाली हैं। ये एआई नेटिव होने वाली हैं, ये एआर नेटिव होने वाली हैं। पहला स्टेप क्या होना चाहिए? तो एआर में स्टार्ट करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है ना, अपना माइंड फ्रेम बदलना पड़ेगा। अभी हम बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी में 2D की दुनिया में जीते हैं। हमारे जो ऐप हैं, हमारी जो वेबसाइट है वो 2 डायमेंशनल है, उतना नहीं दिखता है हमको। एआर इज़ 3D। अब आप सोचिए एजुकेशन में आप कोई ऐप बनाएंगे तो आप क्या करेंगे, ठीक है आप इमेजेस दिखाएंगे, टेक्स्ट दिखाएंगे, एटम समझाना है, लेके आर्टिकल लिख देंगे उस पर। एआर में आप क्या कर सकते हैं, इट्स नॉट इवन 3D, आई विल से 4D, इन द सेंस कि वॉइस भी कॉन्स्टेंटली आपके साथ चल रही है यहाँ पर। तो आप किसी को एटम सामने दिखा सकते हैं। अब बच्चे को आप ना सिर्फ एटम दिखा सकते हैं, बच्चे को बोल सकते हैं जूम कर, ठीक है जूम कर सकता है बच्चा खुद। स्टूडेंट उसमें एक और इलेक्ट्रॉन ऐड कर सकता है, प्रोटॉन ऐड कर सकता है, अपने सामने विजुअली देख सकता है। लर्निंग बहुत फन बनाई जा सकती है। उसके साथ वो कैसे होगी, वॉइस कमांड से की जा सकती है। उसको सिंपल बोलना है यार थोड़ा घुमाओ इसको और इसमें एक एटम ऐड कर दो या एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो। सिमिलरली वो उसको कुछ भी विजुलाइज करना है या हमको स्टूडियो रीमेक करना है, तो हमने एआर ग्लासेस पहने और उसको बोलना है कि यार ये यहाँ से हटा दो, ये मेरा यहाँ पर जो पॉट रखा है इसको हटा दो, इसकी जगह एक काम करो मनी प्लांट लगाओ, देखते हैं कैसा लगता है। तो 3D के जो ऐप्स बनने वाले हैं, पहले माइंडसेट बदलना पड़ेगा। दे आर नॉट गोइंग टू बी एट ऑल लाइक व्हाट आज का वेब या ऐप दिखता है। अगर आपको आइडियाज चाहिए तो मूवीज देखो, यूजर की प्रॉब्लम समझो, क्रिएटिव हो, खुद से इमेजिन करो कि 3D वर्ल्ड में सामने सब कुछ हटाया जा सकता था, सब कुछ लगाया जा सकता था, तो आप क्या करते? सब कुछ स्केलेबल है। रणवीर आज मेरे सामने बैठे हैं, वो बड़े हो सकते थे, छोटे हो सकते थे, तो मैं क्या करता, कैसे करता? गेम्स कैसे बनेंगे? बिल्कुल डिफरेंट बनेंगे। यहाँ पर गेमिंग की दुनिया बदलने वाली है पूरी तरह से, AR VR से बिल्कुल बदलने वाली है। मैंने एक बार टेबल टेनिस खेला है VR में, मैं और मेरे को फाउंडर कभी कभार खेलते हैं। बिल्कुल रियल फीलिंग आती है आपको, बिल्कुल सेम वॉइस आती है उसके अंदर। आप घर बैठे बैठे, आप चाहे ग्वालियर में हो चाहे आप हो, आपके पास हो ना हो, आप कभी भी टेबल टेनिस खेल सकते हैं। आज सेम हैंड मूवमेंट जाते हैं, बिल्कुल सेम एक्यूरेसी, और ये तो बिल्कुल बेसिक टेक्नोलॉजी है अभी आज के डेट में। धीरे धीरे और बेटर होगा ये। ओके एक ही चैलेंज है आज की डेट में AR के साथ, AR को बहुत देर नहीं लगा सकते आप। VR AR को बहुत देर नहीं लगा सकते। ये प्रॉब्लम कोई भी टेक्निकल सॉल्व नहीं कर पाया, इवन एप्पल भी सॉल्व नहीं कर पाया इसको, क्योंकि उससे आपका सर दर्द होने लग जाता है, नौशिया होने लग जाता है। तो ये टेक्नोलॉजी अभी हार्ड है, चैलेंज हार्ड है, बट फिर भी कुछ घंटों में भी लगा के आप बहुत कुछ
यूटिलाइज कर सकते हैं AR का। ये प्रॉब्लम सॉल्व कैसे होगा? ये तो बहुत हार्ड प्रॉब्लम है। फेसबुक पूरी अपनी जान इसी पे लगा रहा है, एप्पल भी अपनी पूरी जान इसी पे लगा रहा है। तो इट्स टेक्निकल चैलेंजिंग प्रॉब्लम कि इंसान का ब्रेन किस तरह से काम करता है। नो आइडिया मतलब कि कैसे फिगर आउट होगा, बट इट्स अ डीप साइंटिफिक प्रॉब्लम। तो इसीलिए लोगों का कहना है कि जैसे पूरी दुनिया, पूरी इंटेलिजेंस एक इंसान की, एक पूरी सोसाइटी की डिपेंड्स ऑन द क्वालिटी एंड द नंबर ऑफ कनेक्शंस दैट आर देयर, सिमिलरली सुपर इंटेलिजेंस विल ऑल्सो डिपेंड कि हम कितना इसको स्केल अप कर पाते हैं। जो अभी हमने बॉट्स बनाए हैं, जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स बने हैं, उनके न्यूरल नेटवर्क्स को हम कितने और पैरामीटर्स ऐड कर पा रहे हैं, कितना और डेटा दे पा रहे हैं। कैसे देंगे ये सब? एक तो कंप्यूटेशन बढ़ा के, पैसे लगेंगे इसमें बहुत सारे। तो अगर आपने सुना होगा तो एक एनवीडिया करके एक कंपनी है, बीच में इसका बहुत कम नाम आया था, गेमर्स को पता होती है, सारे गेमर्स को पता होती है, क्योंकि इसके जो GPUs होते हैं एंड इसके पीछे भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। AI का जो पूरा रिवॉल्यूशन हुआ है आज, वो ये एनवीडिया नाम की कंपनी ने किया है, जो कि ओरिजिनली गेमिंग के लिए प्रोडक्ट्स बनाती थी। कि जब CPU बना तो वो कुछ टास्क के लिए अच्छा था, बट गेमिंग्स के लिए बहुत खराब था। तो किसी ने एक GPU बनाया जो गेमिंग के लिए बहुत अच्छा था। सरप्राइजिंगली टर्नड आउट वेरी वेल फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑल्सो, क्योंकि उसमें बहुत सारा कंप्यूटेशन पावर होती है GPU में कंपेयर टू CPU। अब यही GPUs आप ज़्यादा से ज़्यादा स्टैक करते जाओ तो आपकी कंप्यूटेशन पावर बढ़ती जा रही है, तो एक ब्रेन का आप बढ़ाते जा रहे हो। तो इसलिए एक बहुत बड़ी रेस भी चल रही है कि GPUs को कौन कंट्रोल करेगा। एनवीडिया रिसेंटली $1 ट्रिलियन की कंपनी हो गई है, दुनिया की सबसे बड़ी चिप, सबसे वैल्यूएबल चिप कंपनी बन गई है। ये वही है ना सेमीकंडक्टर लॉजिक, सेमीकंडक्टर चिप्स वाली कंपनी। हाल ही में कैबिनेट मिनिस्टर्स के साथ जब बातें करी थी, हर किसने सेमीकंडक्टर्स के बारे में बात की। बिल्कुल दुनिया में एक सेमीकंडक्टर्स के लिए रेस चल रही है। बिल्कुल। अभी आपने वही लॉजिक समझा। बिल्कुल। मतलब अगर आपको ज्यादा शक्तिशाली होना आज के फेज में, आज के टाइम में, आपको ज्यादा तगड़े कंप्यूटर्स बनाने की जरूरत है। आपको कंप्यूटेशन पावर रखनी पड़ेगी अपने पास, और वो पावर आपको सेमीकंडक्टर्स में होती है। चिप्स कितनी आप अच्छी क्वालिटी की चिप्स बना सकते हो, कितनी नैनो चिप्स बना सकते हो, पतली से पतली चिप्स। इंडिया के पास अभी भी सेमीकंडक्टर में बहुत हम पीछे हैं। कितने पीछे? मैं कहूँगा कम से कम 20 साल पीछे हैं एज कम्पेयर टू चाइना। Taiwan is the biggest semiconductor manufacturer, the most advanced semiconductor manufacturer. Good thing is I am seeing a lot of industry and government interest in that sector. तो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में हमको जल्दी से जल्दी आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आगे चल के ऐसा हो जाएगा जैसे एक टाइम पे यूरेनियम था कि कुछ कंट्रीज कंट्रोल करती हैं, वही कंट्रीज डिसाइड करती हैं किसके पास न्यूक्लियर पावर है, किसके पास नहीं है। सिमिलरली क्रिटिकल रॉ मटेरियल्स हो गए। वैसे ही सेमीकंडक्टर की नॉलेज जिसके पास है, जो लोग अपने खुद की चिप्स बना पाते हैं, वो लोग AI कंट्रोल कर सकते हैं। चिप्स मतलब क्या होता है? चिप्स बेसिकली आपके हर जो आप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस देख रहे हो, इसको देख रहे हो, आप अपना मोबाइल देख रहे हो, हर के पीछे जो कंप्यूटेशन पावर होती है वो चिप्स में होती है। मतलब एक हिस्सा होता है उसका हिस्सा होता है। बिल्कुल, वो थोड़ा चिप जैसे ही दिखता है, फ्लैट सा होता है, इसलिए सब उसको चिप बोलते हैं। बट चिप बेसिकली आपका कंप्यूटेशन यूनिट होता है, एक तरह से आप कह सकते हैं, जिसके ऊपर बहुत सारी इंजीनियरिंग कर रखी होती है कि वो हैवी कंप्यूटेशन। आपने उसको बोला कि यार करोड़ों की, मतलब मेरे को मैथमेटिक्स करनी है, तो इतनी छोटी सी चिप भी आपकी किसी भी मशीन का दिल एक चिप होता है। जैसे इंसानों दिमाग बोलूंगा मैं, दिमाग, इंसानों के अंदर दिमाग होता है, मशीन्स के अंदर चिप होता है। बिल्कुल। और चिप बनाने के लिए आपको सेमीकंडक्टर्स की नॉलेज आनी चाहिए, कि मैन्युफैक्चरिंग की एबिलिटी होनी चाहिए। बिल्कुल। ताइवान इस रेस में आगे क्यों है? कॉन्सर्टेड एफर्ट, उनमें बहुत तगड़ा डिटर्मिनेशन था। उन्होंने ये फ्यूचर देखा, उनकी गवर्नमेंट ने, उनकी रिसर्च ने, उनकी यूनिवर्सिटीज़ ने, सब ने मिलके यहाँ पर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एफर्ट डाला कि हमको अपनी सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री बहुत बड़ी करनी है। तो उनके यहाँ TSMC, तो ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो होता है, कंपनी जो वो होता है, TSMC जैसी कंपनीज हैं आज उनके पास। एनवीडिया जैसी कंपनी भी ताइवानीज लोगों ने बनाई है। तो दे हैव अ वेरी बिग इकोसिस्टम। तो इस दुनिया में वॉल्यूम से ज़्यादा हमेशा एक डिटरमाइंड स्मॉल सेट ऑफ लोगों ने जीती है। तो सेम वे हमको भी एक डिटरमाइंड एफर्ट डालने की जरूरत है, और अगले 10 साल के लिए, अगले 15 साल के लिए डालने की जरूरत है। तो भारत के हमारे एज के लोग जो छोड़ के चले गए थे, लौट कर आ रहे हैं? कि मेरे काफ़ी सारे दोस्त लौट के आ रहे हैं। नहीं, आपके दोस्त नहीं? बिल्कुल, बहुत आ रहे हैं। बिल्कुल। ओके, क्यों? 2 थिंग्स। आई थिंक इंडिया में आप सबको बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दिखती है। इंडिया की लाइफ स्पेशली एक अपर वर्ग के लिए, एक अपर मिडिल क्लास के लिए बहुत बेटर है कंपेयर टू लेट्स से इवन अमेरिका। दूसरी चीज़, लोगों की फैमिलीज भी पास होती हैं। हमारी एज के लोगों को लगता है यार फैमिलीज के पास होना चाहिए। ये दोनों रीज़न बहुत बड़ा कारण है। इंडिया में आप वो स्टार्टअप्स बना सकते हैं जो आप US में बना रहे हैं।
इंडिया का मार्केट बहुत बड़ा है. इंडिया इज द प्लेस टू बी अगर आपको अगले 10 साल के लिए बैठ लेनी है. जब हम ग्रेजुएट हो रहे थे तब इतने सारे लोगों को छोड़ना क्यों था? अपॉर्चुनिटीज़ का लैक है, पढ़ाई वहाँ पर बेटर है, बहुत सारे रीज़न है. बट मुझे नहीं लगता कि एसेंशियली ये बुरा है. ब्रेन ड्रेन जिसको बोल देते हैं लोग बाग, या लोगों का यहाँ से आ जाना. मैं डॉक्टर जयशंकर का पॉडकास्ट सुन रहा था आपके कुछ दिन पहले. उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बोली कि दुनिया इज गोइंग टू बी इंटरकनेक्टेड प्लेस. तो हमको एस्पायर करना चाहिए कि बेस्ट से बेस्ट जगह जाके रहें, सीखें, वहाँ पर कंपनी चालू करें, और फिर कुछ लोग वापस आएँ, कुछ लोग वहाँ रहें, कुछ लोग आते जाते रहें, और नॉलेज एक्सचेंज हो. मैं आपको बताऊंगा आज इंडिया में टेक सेक्टर का अगर एक बहुत बड़ा कारण है बड़े होने का, दैट इज़ इंडियन अमेरिकन्स. इंडियंस वहाँ गए, उन्होंने अपने आप को टेक में प्रूव किया, बड़ी बड़ी पोजीशन पे गए, और उन्होंने लॉबी की कि यार देखो हमारे जैसे हज़ारों लोग इंडिया में हैं, करोड़ों लोग हैं, आप इंडिया में अपने सेंटर्स डालो. आप इतनी कंपनीज़ को देखो. अगर 10 साल पहले जब मैं कॉलेज से निकला था, गूगल का हार्डली इंडिया में 100 लोगों का ऑफिस होगा. आज हज़ारों लोग एम्प्लॉयज़ हैं. मास्टर कार्ड जैसी कंपनीज ही नहीं थी, वीज़ा जैसी कंपनीज ही नहीं थी. आज गोल्डमैन सैक्स का सबसे बड़ा टेक सेंटर इंडिया में. कोई ऐसी बड़ी कंपनी नहीं है जिसका बड़ा टेक सेंटर इंडिया में नहीं है, और अगले 10 साल में सबसे बड़े टेक सेंटर पूरा उनका टेक इंडिया से हो रहा होगा. उससे हमारे देश में बहुत अच्छे टेकीज प्रोड्यूस हो रहे हैं, उसके कारण बहुत अच्छे स्टार्टअप्स बन रहे हैं. आज हम इंडिया के लिए कर रहे हैं. आज से 5 साल बाद आप देखोगे कि इंडिया से बैठ के लोग दुनिया पे राज करेंगे. इंडियन कंपनीज दुनिया पे बहुत बड़ा बड़ा काम करने वाली हैं. यही शायद आपका एक लाइफ का पर्पस है. एब्सोल्युटली. तो स्वामी विवेकानंद का एक कोट है कि अगर इंडिया में 100 ऐसे लोग बन जाएं, लड़के लड़की, जो अपनी ज़िंदगी अलग अलग फील्ड में डिवोट करना चाहें, देश बदल जाएगा. उनका ये कहना था. मैं अपनी लाइफ को सक्सेसफुल मान लूँगा अगर स्टार्टअप, टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस की क्षेत्र में इंडिया में न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी से ऐसे सैकड़ों बच्चे बन के निकले, स्टूडेंट्स बन के निकले, जो लाइफ खुद की भी बहुत अच्छी जी रहे हैं, साथ में देश को लेकर बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग उनमें भाव है, और उस फील्ड में बहुत अच्छा करना चाहते हैं, दुनिया का टॉप का काम करना चाहते हैं. ओके, ऑनेस्टली लॉन्ग टर्म में, इवन हिस्टोरिकली स्पीकिंग, अगर आप पास्ट को स्टडी करें तो सबसे बेस्ट टीम्स वो होती है जहां टेकीज नॉन टेकीज के साथ टीम अप करते हैं, क्योंकि दोनों अलग अलग स्किल सेट्स होते हैं, और बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनके पास दोनों स्किल सेट्स हैं. सो